हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, 10th क्लास के फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश की दोगली प्रवृत्ति होती है, एक कण प्रवृत्ति होती है, दूसरा तरंग प्रवृत्ति होती है। तो कण प्रवृत्ति क्या है हम लोग अब पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि तरंग प्रवृत्ति क्या होती है, तरंग क्या होता है, तरंग का डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तो उस विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होता है। तो आज हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। सबसे पहले तीर चिन्ह मार कर ये हेडिंग देंगे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होता है। और जब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है तो अनुप्रस्थ तरंग क्या है। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो हमारा डिफिनेशन होगा वैसा तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में लंबवत दोलन करता है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो इस प्रकार जो अनुप्रस्थ तरंग का डिफिनेशन हुआ, वैसा तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में लंबवत दोलन करता है। वैसा तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के दिशा के लंबवत दोलन करता है, मतलब कि तरंग के दिशा के 90 डिग्री पर क्या करता है, दोलन करता है। तो आइए देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग का जो डिफिनेशन है उसके अनुसार इसका फिगर कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग तरंग की दिशा तय करेंगे। सपोज डेट कि ये तरंग की दिशा है, तरंग की दिशा, ये तरंग की दिशा है और इस पर ये कण है और इस पर ये कण है जो तरंग के दिशा के साथ लंबवत दोलन करते हैं, जो तरंग के दिशा के साथ लंबवत दोलन करते हैं। ये कण है जो लंबवत दोलन कर रहे हैं, ये लंबवत दोलन करता है। ये लंबवत दोलन कर रहे हैं।
अब इन कणों को मिलाते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है, जो चित्र बनता है, जो चित्र बनता है यही अनुप्रस्थ तरंग का चित्र होता है, फिगर होता है। चूंकि हम लोग 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि हमारा पार्ट 2 वीडियो है, तो हम लोग बेस के आधार से उठाएंगे क्योंकि यह बोर्ड लेवल का प्रश्न है और जब भी बोर्ड लेवल का इस तरह से प्रश्न पूछता है तो उसको फिगर के रूप में दर्शाना पड़ता है। अगर हम लोग कंपटीशन को देखें तो कंपटीशन में होता क्या है कि वो डायरेक्टली पूछता है कि प्रकाश चुंबकीय तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है या इनमें से दोनों होता है, तो हम लोग उसको इस ढंग से जवाब देते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होता है और चुंबकीय तरंग भी होता है, इसलिए इनमें से दोनों ए और बी दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दोनों वाला ऑप्शन को टिक करते हैं। लेकिन इसमें अगर खुदा ने खास ऐसा सवाल आ गया जो 2 नंबर का या 5 नंबर का पूछेगा तो सबसे पहले हम लोगों को डिफिनेशन लिखने के बाद उसको फिगर के रूप में दर्शाना पड़ेगा कि हाँ ये इसका फिगर होता है, क्योंकि ये बोर्ड लेवल का है और बोर्ड हमारे मानसिकता को जांचता है कि यह बच्चा कितना बेस से उठा करके क्या किया है, तैयारी किया है। तो ये रहा हमारा अनुप्रस्थ तरंग का फिगर, ये अनुप्रस्थ तरंग का फिगर होता है। अनुप्रस्थ तरंग का फिगर है। अब अनुप्रस्थ तरंग पढ़ने के बाद सिचुएशन ये आ जाती है कि प्रकाश को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए इसी को लिखित रूप से हम लोग देखते हैं। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात में भी गति कर सकता है। तो प्रकाश के गमन करने के लिए किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह जरूरी नहीं है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। यह भी जरूरी नहीं है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यह भी जरूरी नहीं है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़े। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। और जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है तो सभी बच्चों का ये प्रश्न आता होगा, सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि ये प्रकाश जो गति निर्वात में करती है तो इस निर्वात को क्या समझे हम लोग कि निर्वात क्या है। ये प्रश्न तो जरूर आता होगा कि निर्वात क्या है। तो आइए हम लोग उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। निर्वात किसे कहते हैं? तो हेडिंग डालेंगे निर्वात, हेडिंग डालेंगे निर्वात। निर्वात
देखेंगे इसको, वैसा स्थान जहां वायु भी अनुपस्थित रहता है। उसे निर्वात कहते हैं। सामान्यतः कोई ऐसा जगह नहीं है जहां की वायु अनुपस्थित रहे, वायु हर जगह उपस्थित होता है, लेकिन जब उस स्थान की समस्या आ जाए, वैसा स्थान कहीं हमको भेटा जाए जहां वायु भी अनुपस्थित रहता है, तो उसी स्थान को हम लोग निर्वात कहते हैं। उसी स्थान को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जहां कोई माध्यम नहीं होता है, मतलब कि वायु भी अनुपस्थित रहता है, उसे निर्वात कहते हैं। और इस निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और एक ध्वनि होता है जो बिल्कुल प्रकाश के चाल के विपरीत दिशा में चलता है, विपरीत प्रकृति के रूप में चलता है। जैसे ध्वनि को संचरण ध्वनि को गमन करने के लिए तो ध्वनि को गमन करने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। अगर सपोज डेट मान लीजिए ये कोई बंदा है और ये भी कोई बंदा है, अगर ये दोनों के बीच में निर्वात की स्थिति आ जा रही है, निर्वात की स्थिति है, ये दोनों के बीच में निर्वात की स्थिति है। निर्वात रहेगा तो सबसे पहले कि ये दोनों तो जिंदा रहेगा नहीं, क्योंकि बिना श्वास ले कोई जीव जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले निर्वात की स्थिति आएगी तो ये जिंदा रहेगा ही नहीं। सपोज डेट मान लीजिए कि यहां तक निर्वात की स्थिति नहीं है, यहां तक मान लीजिए कि निर्वात का स्थिति नहीं है, यहां भी निर्वात का स्थिति नहीं है, मतलब कि ये दोनों क्या है? जिंदा है। लेकिन यहां निर्वात की स्थिति है, तो हई कुछ भी कालो कालो करेगा तो इसको कुछ सुनाई नहीं देगा। कैसे कि ये दोनों के बीच निर्वात की स्थिति बनी हुई है और ध्वनि निर्वात में गति नहीं करता है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं करता है। लेकिन अगर ये दोनों लेजर लाइट बारे, मेला से खरीद के लेजर लाइट जो होता है बचपन में हम लोग खरीद के लाया करते थे, अगर वो दोनों लेजर लाइट बारे तो वो एक दूसरे के ऊपर लेजर लाइट पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो आइए देखते हैं प्रकाश की चाल। हेडिंग डालेंगे प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। तो देखेंगे कि प्रकाश निर्वात प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, उससे थोड़ा कम गैस में होता है, उससे थोड़ा कम गैस में होता है, फिर गैस से थोड़ा कम द्रव में होता है और द्रव से कम ठोस में होता है, ठोस में होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ठोस में प्रकाश की चाल बहुत कम होता है, ठोस में प्रकाश की चाल बहुत कम होता है, इससे थोड़ा सा अधिक द्रव में होता है और द्रव से अधिक गैस में होता है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है।
अब देखिए इस प्रकार जो हमारा बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है वो इस प्रकार बनता है कि निम्नलिखित में प्रकाश की चाल अधिक होती है। निम्नलिखित में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर ए कांच में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी वायु में, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। तो हम लोग देखेंगे, अगर हमको ये याद रहता है, जो हम लोगों ने ये देखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कोई भी चीज दे दे अगर उसमें निर्वात दे और पूछे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो सीधा आंख मूंद करके निर्वात मारेंगे, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। उसके बाद निर्वात के बाद की बात आती है तो वायु मारेंगे। अगर उसके बाद निर्वात नहीं रहे तो वायु मारेंगे, और जब वायु नहीं रहे तब जल मारेंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है इसमें। अब अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश को मानक बनाया जाता है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए अंतरिक्ष में प्रकाश को मानक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मानक बनाया जाता है। तो इसको भी हेडिंग देकर के हम लोग लिखते जाएंगे, क्योंकि हम लोग बोर्ड से रिलेटेड A to Z वीडियो यहाँ पे क्या होंगे, जाएंगे। और आप लोगों को बता दिया जाए कि इसमें सेट भी मराया जाएगा, हर विषय का सेट मराया जाएगा कि इतना इजी सवाल पूछा है, उस बेस पर हम लोग तैयारी करेंगे। और आपको इसमें A to Z वीडियो मिलेगी, ये गारंटी है हम लोगों का कि आप लोग हम लोगों से जुड़िए और इसको शेयर कीजिए। आइए देखते हैं, प्रकाश को अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए मानक माना जाता है। अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश को मानक बनाया जाता है। अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश को मानक बनाया जाता है, और प्रकाश जो दूरी मापता है वो प्रकाश वर्ष के रूप में मापता है। तो एक टॉपिक और निकल के आया कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो हेडिंग डालिए प्रकाश वर्ष क्या है। हेडिंग है हमारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, तो इसका जो डिफिनेशन आएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरियों को प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरियों को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरियों को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो देखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर होता है।
9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इसको याद रखेंगे, ये यहाँ से लेकर कंपटीशन तक सवाल इससे पूछा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर इसको किलोमीटर में देखा जाए तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होगा। तो इस प्रकार से प्रकाश वर्ष भी हम लोग आज हम लोगों ने पढ़ा, और वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए अब मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना एक लाइक, कमेंट और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।